नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का जो चुनाव परिणाम आया है, उसमें बीजेपी ने 29 में से तकरीबन 25 में परचम फहराकर अपने विरोधियों की धूल चटा दी है। लेकिन इसी चुनाव परिणामों में एक ऐसा उलटफेर भी सामने आया है जो सबको हैरान कर दिया है, चौंका दिया है, और वो है AIMIM का 100 से ज़्यादा सीटें जीतने का। और मुंबई में भी 8 सीटें जीतकर उन्होंने एक तरह से जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके खेमे में हड़कंप मचा दिया है, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी जो इस तरह की पार्टियां हैं। तो इस जो एक ट्रेंड नया दिख रहा है, राजनीतिक ट्रेंड, ये क्या कहता है, ये जानने के लिए आज हम आज की बात में इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान जी और इकबाल परवेज जी हैं, श्रेष्ठ भारत के एसोसिएट एडिटर। आप दोनों का इस स्टूडियो में स्वागत है। वैसे आपका स्वागत है, हम तो घर वाले ही हैं। हम भी घर वाले ही। हाँ। लेकिन सलमान भाई, सबसे पहले सवाल आपसे हम करेंगे कि ये जो ट्रेंड आया है, देखिए पिछली बार 50-58 के आसपास AIMIM का था जी, सीटें आई थी 2017 में। इस बार सीधे दुगनी हो गई हैं जी। और देखा जाए तो वैसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा था कि एकदम से AIMIM के पक्ष में है, या वो ऐसी बहुत बड़ी एक संभाजी नगर में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन मुंबई में आए जरूर, लेकिन इतनी सक्रियता या इस तरह की हवा दिखी नहीं जी। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि अचानक से यहाँ के मुसलमानों ने या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने AIMIM के उम्मीदवारों को ज़्यादा तरजीह दी, तो ये संकेत क्या बताता है? किस तरह का राजनीतिक ट्रेंड देख रहे हैं आप इसमें? ये देखिए, अंडर करंट कुछ ना कुछ तो चल रहा था। मैंने बताया था कि जो जेनजी है वो ओवैसी साहब को सुनती है, ओवैसी साहब को देखती है। उसके दिमाग में शायद ये आया हो, एक तो MP में उनका MP हार गया, MLA का इलेक्शन लड़े इम्तियाज़ जलील, वो भी हार गए। कॉरपोरेशन एक उनके पास एक छोटे स्तर पर उनके पास कार्यकर्ताओं के पास में एक पहुंचा होगा, वोटर के पास पहुंचा होगा कि अगर ये छोटा सा रास्ता भी हम हमवार करें अपने लोगों के लिए तो शायद हम सक्सेस पा सकते हैं। जहाँ जहाँ उनको अपने चेहरे मजबूत लगे MIM के, बल्कि थोड़ा सा कमज़ोर भी रहे हों 1 नंबर वाले से, और 2 नंबर वाला थोड़ा सा कमज़ोर भी लगा हो, तो पूरी ताकत से उसके साथ जुटकर उसको नंबर 1 पर लाने का काम MIM ने किया है। और उनको लग रहा है कि अपनी खुद की लीडरशिप डेवलप की जाए, तो शायद ये उनके दिमाग में रहा हो, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं पूरे। ये जो आपने कहा कि खुद की लीडरशिप डेवलप की जाए, मेरे ख्याल से ये नया ट्रेंड है। इसके पहले तक मुसलमान समाज, मुस्लिम वोटर या हम मानसिकता कहें तो एक जो सेकुलर पार्टी के जो गैर मुस्लिम नेता भी हुआ करते थे, उनके साथ चलते थे, कहीं उसी में अपना भविष्य वो देखते थे, अपनी सुरक्षा या जो भी सब कुछ उसमें देखते थे। लेकिन अब शायद हम बिहार का चुनाव पिछली बार का देखें, जिस तरह से सीमांचल वाला, सीमांचल वाला AIMIM को जो है उसमें बड़ी सफलता मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब ट्रेंड बदलता दिख रहा है। अब मुस्लिम समाज जो है अपने समाज में से ही कोई लीडर देखना चाह रहा है, ये इसका संकेत है या उसकी आगे की कड़ी है? ये नहीं, ये उसके आगे की कड़ी। इसलिए देखिए, वहाँ भी 5 थे, वो 5 में से 4 चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, फिर उनको धूल चटाकर फिर 5 ले आए, 5 उसी जगह पे 5 फिर से आए हैं। अब अपने यहाँ भी ये हो रहा है कि जब वोट हमारे ख़राब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मुसलमानों में ये सोच डेवलप हो रही है कि वोट हमारे लेते हैं, वोट बैंक का थप्पा भी हम पर ही लगता है, इल्ज़ामात भी हम पर लगते हैं। और जैसे कुछ पार्टियाँ वोट बैंक मानकर उनको चलती हैं, वोट न मिलने के बाद उन्हीं को मुसलमानों को कोसती हैं, तो क्या मुसलमानों को लगता है क्या हमने ठेका लेकर रखा है, बदनामी भी हम झेलें? तो अगर हमारी लीडरशिप डेवलप हो रही है तो होने देते हैं। आपको याद होगा कि जब सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक पर विरोध हुआ था, बिना किसी पार्टी के नेता के आह्वान पर छोटे कुछ लोगों ने ही किया था और सड़कों पर उतर आए थे। ये कौम बड़ी जज्बाती है और फिर गोली भी खाती है। उनको लगा कि अपने बैलेट के ज़रिए अगर अपनी लीडरशिप हो रही है और कोई जीत सकता है तो उसको जिताया जाए। और आखिर में जिनको हम देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, सपा को देते हैं, तो ये उसमें चले जाते हैं, वो इसमें चले जाते हैं। कम से कम अपनी लीडरशिप रहेगी, MIM में तो रहेगी। इनको डेवलप होकर भागने में, दूसरे दलों में भागने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
और अगर जीत कर आएंगे तो शायद अपने संगठन को मजबूत करें। तो ये उनके जहन में रहा होगा। और इसकी शुरुआत हुई थी नांदेड़ में, जब पहली बार नगर पालिका चुनाव में। देखिए नांदेड़ में एक साथ में पिछली बार पूरा गढ़ को हिला दिया था उन्होंने नांदेड़ में। तो लग रहा था लोगों को कि आ सकती है। आज औरंगाबाद में आप देखिए कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संभाजीनगर हो गया है। तो अब वो संभाजीनगर में भी वही हाल हुई है, दूसरे नंबर की पार्टी हुई है। यहाँ 8 लेकर आना, आप सोचिए। ठाणे में 5 लेकर आए हैं। ठाणे में 5 है, मतलब रिकॉर्ड है दोनों। रिकॉर्ड है, सोचिए ना आप कि 8 और 5। 8 पिछली बार समाजवादी पार्टी के 8 नहीं हो पाए थे, इस बार वो 8 ले आए हैं। समाजवादी पार्टी 2 पर आई है और समाजवादी के गढ़ को उन्होंने ढहाया है। जहां से समाजवादी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी विधायक हैं, हाँ। वहाँ उनका सुपड़ा साफ हो गया है, पूरा AIMIM के लोगों को जिताया। बिल्कुल, हाँ, मैंने कहा था पिछली बार कि ये अबू आसिम के साथ में यही हुआ था कि अगर नवाब मलिक वहाँ न लड़े होते तो शायद अबू आसिम पर भी खतरा मंडरा रहा था। MIM वाले लड़के ने दूसरे नंबर पर आया था वो। तो एक अंडर द करंट चल रहा है। और ये जितने नेता हैं, अब नहीं तो आप सोचिए कि असलम शेख साहब के दामाद को हरा देती है, नवाब मलिक के भाई को हरा देती है, अबू आसिम के पूरे पार्टी के सभी को, उनके नगर सेवकों को हरा देती है। तो ये जनता बहुत ज़्यादा दिन तक फिर आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है। असलम के दामाद को तो हरा दिया, असलम शेख के बेटे और बहू को जिताया, लेकिन बेटे वहाँ जिता, बेटे और बहन को जिताया, जहाँ मजबूत थे। नसीम खान के बेटे को जिता दिया। तो ये विरोधाभास ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप अपनी बहन और बेटे को जिता सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में हैं, दूसरे क्षेत्र में आप जाकर मतलब आपकी पूरी मुंबई आपकी नहीं हो गई। या अच्छा, एक दूसरी बात निकली है तो कि अगर ज़मीन का कार्यकर्ता, आपके पिताजी का भी वो झंडा ढो रहा है, आपका भी झंडा ढो रहा है, फिर आपके भाई भतीजावाद का भी झंडा ढोएगा, और फिर दामाद का भी ढोएगा। सिर्फ उनके लिए नहीं, मतलब सबके लिए है। अब जैसे उनकी बहू को जिताया, बहन को जिताया, नवाब भाई के, कप्तान भाई हार गए। ये हो रहा है कि फिर हम कब जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता या सोशल वर्कर होगा, जिसकी उम्मीद होगी कि वो नगर सेवक तो कम से कम बन जाए, तो जब आप अपने ही घर वालों को ही बनाते जाएंगे तो फिर क्या होगा यही कि फिर वो एक मंजिल तलाशेंगे। मंजिल तलाशने में फिर उनको MIM सबसे आसान लग रही है फिलहाल। और MIM के पास में कोई ग्रास रूट वर्कर नहीं है, सबसे बड़ी बात, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है जो नेतृत्व कर रहा है। ओवैसी साहब है, सीधे ओवैसी साहब है और सीधे जनता है, बस और कुछ नहीं। एक ओवैसी साहब है और सीधे जमीन का कार्यकर्ता या जमीन का वोटर, कार्यकर्ता भी नहीं, वो वोटर बस वोट दे आता है। इकबाल भाई, आपको क्या लगता है, आप तो फील्ड में घूम रहे हैं जी, मुस्लिम इलाकों में आप गए भी थे, कहीं आपको दिखा था कि ये अंडर करंट? नहीं, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ये नहीं दिखा था। मैं बहुत सारे, चाहे वो जोगेश्वरी का इलाका हो, चाहे वो बांद्रा ईस्ट का इलाका हो, चाहे वो मीरा रोड वगैरह का जो मुस्लिम इलाका है, नया नगर वगैरह का इलाका है, कहीं पर भी इस तरह से नहीं दिखा था मुझे। लेकिन जो मैंने देखा था उसमें ये भी है कि वहाँ पर MIM आई भी नहीं है, AIMI, चाहे वो बांद्रा ईस्ट का इलाका हो, वहाँ पे घड़ी आ गई। हालांकि वहाँ पे उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि युबाटा को वोट मिलेगा, जब जनता से बातचीत चल रही थी। तो उसके बाद आप देखिए मीरा रोड वगैरह के इलाके में भी AIMIM थी, लेकिन जीत कर नहीं आ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने नेता जो एक जगह पर हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है अपने इलाके में, उनको थोड़ा सा हिला नहीं पाई है। उसका एग्जांपल जैसे असलम शेख का, सेकुलर पार्टियों के, हाँ सेकुलर पार्टियों के, हाँ कांग्रेस बोला। लेकिन अबू आसिम आजमी से पुराना कौन होगा? उनकी तो पूरी पैठ थी वहाँ। वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जैसे मीरा रोड के इलाके में मुजफ्फर हुसैन, दावा है कि कांग्रेस की आधी जो मुस्लिम लीडरशिप है उनको उन्होंने ही एक तरह से तैयार किया है, ऐसा अबू आसिम आजमी दावा करते हैं। हाँ, लेकिन मैं जो जैसे रिजल्ट जो बता रहे हैं, आप देखिए, अगर मीरा रोड के इलाके में, नया नगर का बहुत बड़ा इलाका है मुस्लिमों का, मालवनी में इतना बड़ा, मालवनी में इलाका है, तो आप असलम शेख को देखिए, वो निकाल के लेकर गए कि जहाँ पे देखा उन्होंने कि कोई हाँ जो मजबूत है, जो हाँ है, तो उसको वहीं रहने दो, उसको नहीं हिलाया, उसको नहीं हिलाया है उन्होंने। नई जगहों पे उन्होंने नहीं तैयार किया। और यही वो जो आपने पिछली बार का भी आंकड़ा दिया कि 50, अब इस बार डबल हो गया है, तो वो यही है कि नई जगहों पे अपना नेता तलाशा जा रहा है। जिस तरह की भारत में राजनीति चल रही है धर्म को लेकर, उसमें अब कहीं ना कहीं मुसलमान भी ढूंढ रहा है कि यार हम कब तक, देखिए कहीं पे भी हो रही है, मारामारी हो रही है, लिंचिंग हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं खौफ ज़्यादा है। तो वो उस खौफ से बाहर निकलने के लिए कि
एक आवाज़ तो उठाएगा कोई। भाई अगर लिंचिंग होती है तो कांग्रेस के नेता हों या दूसरे नेता, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं। तो वो ओवैसी में अपना नेता कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं। ये एक बड़ी पिक्चर दे रहे हैं इकबाल भाई। हाँ। कि देखिए AIMIM के पास वैसे कोई रोड मैप नहीं है काम का। हाँ, दिखाने के लिए भी नहीं है कि हम इतना कर दे विकास का काम। ना उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र जारी किया, नहीं उस तरह का है, न कोई रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, बस एक धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे। लेकिन वही काम कर रहा है कहीं ना कहीं समाज में, जो ये संकेत एक दे रहा है कि मुसीबत पे खड़े होगा तो हमारा ही आदमी खड़ा होगा, हमारे समाज का ही होगा। ये सेकुलर नेता जो हैं दूसरे पार्टियों के, सेकुलर पार्टियों के, कहीं ना कहीं हिंदुओं के दबाव में हो सकता है कि वो भी पलटी मार जाए वक्त आने पे। तो हम अपने ही एक लीडरशिप तैयार करें, ये चल रहा है कहीं। देखिए, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। मुझे याद है 92 के इलेक्शंस में, 92 के दंगों के बाद, 92-93 के दंगों के बाद 95 में रमेश दुबे जी सम्मानित नेता थे, उत्तर भारतीयों के, मुसलमानों में भी लोकप्रिय थे, मराठी भाषी भी उनको बहुत पसंद करते थे, धाकड़ नेता थे। लेकिन जब 95 का इलेक्शन आया तो 92 का दंगों का साया उन पर ये पड़ा कि ये हमारे साथ नहीं आए थे, हमारे साथ नहीं खड़े दिखाई दिए। ये गलतफहमी कहिए या फिर एक परसेप्शन तैयार किया गया लोगों का कहिए। उन्होंने एक जनता दल के नगर सेवक MLA का चुनाव लड़े और उनके साथ झूम कर गए और उनकी हार का कारण बने। अच्छा। तो नहीं, जब देना होता है, कोई इस तरह की मार पड़ती है तो ये जागता है। अच्छा। वरना ये सोशल रहता है, सेकुलर वोटों के साथ ज़्यादा वो सुरक्षित महसूस करता है। न करता तो जिस शिवसेना को अछूत मानता था उस शिवसेना के साथ भी जाता है। यूबीटी को गया है, यूबीटी को दबा कर, मराठी और मुस्लिम प्लस होके ही इतनी सीट आई है। हाँ, मराठी और मुस्लिम उनके साथ गए हैं। तो जैसे आज समीक्षा लोग कर रहे हैं, आपस में बैठते हैं या फिर अखबारों में भी एक आध दिन में आनी शुरू हो जाएंगी कि उद्धव साहब अगर कांग्रेस के साथ समझौता किए होते तो शायद और बेहतर नतीजे आ सकते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं राज साहब को लेकर लोगों के मन में, मुसलमानों के मन में ये था कि हमारे वही भोंगे वाले इशूज थे, भाषा वाला इशू था, उत्तर भारतीय जो उनके साथ जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। 6 तब भी थे, 6 अब भी है, लेकिन फिर भी गए। उसके बावजूद जहां पर उन्होंने देखा, हमारे अपने इलाके के हमने नज़दीक के देखा है कि मुस्लिम कैंडिडेट रहते हुए, मुस्लिम कैंडिडेट है लेकिन उसके बावजूद लोग गए हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है। चला, यही ट्रेन चला मतदाताओं के धार्मिक ध्रुवीकरण का। हाँ। तो जो सेकुलर पार्टियां हैं जो दावा करती हैं हम सेकुलर हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, दूसरी जो पार्टियां होगी, मान लीजिए अब यूबीटी भी उसी उसी में आ गई है। तो इनका तो भविष्य आगे चल के खतरनाक है, मतलब गड़बड़ है, क्योंकि मुसलमान लामबंद होंगे और अपने ही चेहरों को खड़ा करेंगे। और AIMI या मान लीजिए दूसरी कोई पार्टी आ, जैसे मालेगांव में इस्लाम पार्टी आ, वो आ जाए तो फिर तो इनका भविष्य बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। जब आप आग लगाई है, ये ध्रुवीकरण का जब खेल चल ही रहा है, तो ये घातक तो सिद्ध होगा ही। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हालांकि ये संवैधानिक तौर पर बहुत गलत होगा कि अपने मतों का प्रयोग न करें। एक बार किसी भी एक चुनाव में मुसलमान अपने आप को विड्रॉ कर ले वोट देने से, आप देखिए बाकी पार्टियों में जो धींगा मुश्ती चलेगी कि परेशान हो जाएंगे। आप सोचकर हैरान होंगे कि कितनी बड़ी हिंदू पार्टी है। आखिर सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस भी चलाती है कि नहीं? हाँ, चलाती है, लेकिन बहुत डिफेंसिव होकर चलाती है। सॉफ्ट हिंदुत्व, इसीलिए मैंने कहा हार्ड हिंदुत्व नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व है। बहुत डिफेंसिव, ऐसी कुछ इमेज हो गई जैसे कि जैसे राम मंदिर का विरोध करते हैं, उसको भूमि पूजन का विरोध किया। लेकिन और डरती है, मुसलमानों को सुरक्षा देने से भी डरती है कि हमारे बच्चे कुछ भी चले जाएंगे। आप लिस्ट निकालिए कांग्रेस की, जो 24 लोग, 24 या 23 जीत कर आए हैं, 24 उसमें लगभग आधे लोग आधे मुसलमान होंगे। यानी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को वोट देने के पीछे ही ये रीजन ही होता है। ये तो समझिए शुरुआत हुई है, अगर इसी तरह ट्रेंड चला तो ये घातक होगा। मतलब सेकुलर पार्टियां जो दावा करती हैं उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, तो उनके लिए जगह नहीं बचेगी तो वो बीजेपी के लिए भी खतरनाक होगा कि बाकी बीजेपी तो चाहती है, बीजेपी चाहती। धार्मिक ध्रुवीकरण में बीजेपी को तब नुकसान होना शुरू होगा कि दूसरे हिंदुत्व भी खड़े होंगे ना। फिर जब मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा तो हर पार्टी हिंदुत्व की तरफ जाएगी ना। उनके पास बचेगा क्या?
सारी पार्टियां फिर हिंदुत्व का खेल के, वही मैंने कहा, फिर उस थाली में सब लोग उसी में मैंने कहा कि धींगा मुश्ती तब आप देखिएगा अगर मुसलमान एक बार विड्रॉ कर ले कि हम किसी को मतदान, हाँ संवैधानिक दृष्टिकोण से ये बहुत गलत राय है। कितना भरोसा कर पाएंगे कि जब मौका था तो इन्होंने साथ दिया नहीं, हाँ, अब वो रोटी चली गई तो हमारी थाली में तो हमारी निकाल रहे नहीं आएंगे ना, क्योंकि अब देखिए नहीं हिंदुओं में कितना बांट पाएंगे, कौन, ये बीजेपी? नहीं कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो अभी सेकुलर पार्टियां हैं, मान लीजिए मुस्लिमों का वोट नहीं मिला तो वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें कितना वो बांट पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आप पार्टी ने भी कोशिश की थी, केजरीवाल जी ने, हाँ, एक बार सफलता मिल गई थी उनको, हाँ, वो भी हनुमान मंदिर जा रहे थे, राम मंदिर जा रहे थे, सब कर रहे थे, एक बार तो ले लेंगे, हाँ, लेकिन दूसरी बार पटकनी खा गए। तो दूसरी बार पटकनी खाने के लिए प्रयास तो जारी रहेगा, कहीं दूसरी आप खड़ी होगी, कहीं तीसरी। अब जैसे शिवसेना है, शिवसेना मुसलमानों का वोट लेती है, मिल रहा है, लेकिन उसने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है। आज भी वो बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे पर उद्धव साहब के बयान आते हैं ना, उसके बावजूद मुसलमान उनके साथ जाता है। लेकिन जब मुसलमान किसी की तरफ जाएगा ही नहीं तो फिर बचेगा क्या? हाँ, उसमें एक खतरा और है, तब अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति होगी। अच्छा, तब अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति होगी कि कौन अगड़ा है और कौन पिछड़ा है। अगड़ों पिछड़ों पे आपने बोला तो मुझे अभी ध्यान आया कि ये जो जीत हुई है एमआईएम की, इतने नगर सेवक आए हैं, उसमें गोवंडी से एक हिंदू भी है, उबाड़े शायद, मुझे लगता है कि वो पिछली जमात के हैं, तो जो भी है वो। और ये तो वो कहते हैं ना, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ओवैसी लेते रहते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उनके संविधान की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं। वंचित के साथ उन्होंने कोशिश की थी, बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में उनकी बात चली थी कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो। तो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो पहले हाजी मस्तान ने एक बार चलाया था, दलित मुस्लिम महासंघ बनाकर, हाँ, वो उस तरह का अगर प्रयास होता, वंचित के साथ ज़्यादा दिन चली नहीं, विजय उबाले नाम है, विजय उबाले, हाँ, तो अगर ये चला कि दलित और मुस्लिम, लेकिन पहले वो प्रयोग फेल हो चुका है। पहले ये प्रयोग इसलिए फेल हुआ है क्योंकि सपा ने भी मेरे ख्याल से यूपी में वही बीएसपी ने किया था, बीएसपी ने किया था, पीडीए का किया, लेकिन मायावती और चंद्रशेखर के रहते अभी उतना विश्वास नहीं अर्जित कर पाए हैं दलितों का अखिलेश, चंद्रशेखर रावण और मायावती अभी भी उनकी पहली पसंद है। हालांकि मायावती बहुत डाउन हुई है और दलित तबका बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा गया है। हाँ, क्योंकि हिंदुत्व वाली लकीर, हाँ, जात पात लोग भूल रहे, कटेंगे तो बटेंगे, हाँ, वो जो हाँ लाइन है वो बड़ी काम कर गई है। हाँ। तो वो अभी गए नहीं है, लेकिन हाँ, वो पीडीए उनकी तरफ पिछड़ा तो आया है, मुसलमान तो आया है, लेकिन अति पिछड़े जो है वो नहीं उनके साथ। दलित समाज अभी तक अखिलेश पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाया है। तो एआईएमआईएम के साथ जाएगा, एआईएमआईएम के साथ बिल्कुल, अगर उसको लगेगा कि ये पार्टी जा सकती है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से हुई थी, हाँ, लेकिन बहुत काम नहीं कर पाया, काम में चला नहीं। दोनों महत्वाकांक्षी है, दोनों अति महत्वाकांक्षी है, दोनों के अहम टकराए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के अहम टकराए होंगे, दोनों के रास्ते जुदा हो गए, और उसमें कुछ लोगों के रोल थे उस रिश्तों को ख़राब करने में। कुछ ऐसे लोग थे एमआईएम की तरफ से जिससे बहुत आहत थे प्रकाश आंबेडकर, और शायद उसका नतीजा रहा कि दोनों ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाए। लेकिन एमआईएम अगर इस तरह से उठती है तो आप देखिएगा कि इसमें भगदड़ बचेगी। जबकि अभी मुंबई अध्यक्ष को लेकर बड़ा विवाद हुआ था उनके यहाँ, उनको हटाया गया, लिया गया, ये वो मारामारी की नौबत आ गई थी। और उसके बाद अगर वो 8 ले आते हैं बिना किसी फोकस्ड नेतृत्व के, बिल्कुल, उसके बावजूद अगर 8 ले आते हैं, यानी आवाम में। तो एमआईएम के वारिस पठान जो एक बार विधायक भी चुने गए थे जी, हालांकि उसके बाद फिर वो दूसरी बार तो हार गए, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी पहचान बनाई है, जनता में नहीं तो मीडिया में तो बना के उन्होंने रखी हुई है। तो वही एक चेहरा है मुंबई की, और तो कोई चेहरा नहीं, फिर भी 8 सीटें जीती है। अच्छा, विशेष तौर पर वो जीती कहाँ पर है ज़्यादा? गोंडी की तरफ, वही अबू आसिम वाले इलाके में। अबू आसिम की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीग को डैमेज किया था। शायद पुनरावृत्ति हो रही है कि एमआईएम समाजवादी पार्टी को डैमेज कर रही है, और उन्हीं इलाकों में नेतृत्व उभर रहा है कि समाजवादी पार्टी में जाने से बेहतर है। अब मुस्लिम लीग चूँकि समाप्त हो चुकी है, एमआईएम के रूप में उन्हें नया एक पर्याय मिल रहा है, तो उस तरफ जा रहे हैं।
बाकी जो कांग्रेस के मालोनी में क्यों नहीं दिखा फिर वो चीज? तो मालोनी में आपके पास असलम शेख है। अच्छा, एक है, एक नेतृत्व है, तो नसीम खान समाज का जो नेतृत्व है उसको छेड़ना नहीं उनको नहीं छेड़ना, जैसे जहाँ नसीम पे खान पुराना और मजबूत है, जो मजबूत है ना, जो नेता वही ना अबू आसिम आदमी तो अबू आसिम है। अबू आसिम से दोनों के असलम शेख, नसीम खान, नवाब मलिक, आपके अमीन पटेल, ये सारे लोग एक सेकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुजफ्फर हुसैन, ये सारे सेकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अबू आसिम की पार्टी भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अबू आसिम की इमेज हम जानते हैं कि वो कितना सेकुलर आदमी है, लेकिन उनकी इमेज प्रो मुस्लिम है, बनाई दी गई है। तो इस लीडरशिप को खत्म करके ही, किसी एक लीडरशिप को खत्म करके ही तो अपनी लीडरशिप को आपके कंधे पर चढ़ेंगे, आपको गिराएंगे, तभी तो हम डेवलप हो पाएंगे। अब लालबाग में तो नहीं चल पाएंगे, अभी रनिंग में है ना। असलम शेख रनिंग है, नसीम खान साहब को देखिए दो बार हो गया। एक बार MIM लड़ा था उनके सामने, इस बार है। नसीम खान के बेटे इस बार जीते। लोगों को लगा होगा कि नसीम खान साहब को हमने 2 बार कोशिश करने के बावजूद अगर हम नहीं जीता पाए, मुसलमानों के एंगल से कह रहा हूँ कि भाई ऐसा हो गया कि नहीं जीते। ये कहना बात आसान है, लेकिन मुसलमानों को लग रहा है कि हम कोशिश करके भी नहीं जीता पाए, तो क्या अब उनके बेटे को भी हरा दें? तो दोनों चीज़ें काम करती है। आम कार्यकर्ता 1-2 बार के बाद में शायद नाराज़ हो, लेकिन पहली बार तो एक सिंपैथी भी है ना नसीम भाई के साथ। और दूसरा, उस वार्ड का गणित भी इस तरह था कि नसीम भाई खुद उतर गए थे नगर सेवक के चुनाव की तरह, तो उनका बेटा जीता। लोगों को खुशी की बात है, वहाँ भी यही बात है। तो जो लीडरशिप जब उभरेगी तो उनको एक लीडरशिप को पहले ख़त्म करना है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। लेकिन अब थोड़ा सा हम पीछे अगर जाएं जी, तो AIMIM की छवि ये बन गई थी वोट कटवा पार्टी, हाँ, और BJP की बी टीम। लेकिन अगर ये छवि है तो भी समाज मुसलमान उनके साथ जा रहा है, तो मतलब क्या, तो छवियाँ तो खत्म हुई है? अब वोट कटवा पार्टी नहीं रह गए या बी टीम नहीं रह गए? नहीं, दोनों चीज़ें से दोनों चीज़ों में अभी भी दोनों इल्ज़ाम आज भी उन पर लगेंगे। सिंदूर ऑपरेशन के बाद वो भी देश के मतलब प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे, बड़ा चेहरा बन के उन्होंने देश का पक्ष रखा था, तब भी बड़ा उनके खिलाफ नाराजगी भी कुछ लोगों की हुई थी। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीरों में आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकाल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयानों में आप नहीं निकाल सकते। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का चेहरा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आप को इस तरह का चेहरा बना लिया है कि उनकी बातों से आप उनके तर्क से असहमत हो ही नहीं सकते। तो मतलब कहीं ना कहीं अब उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने समाज उन्हें कन्विंस कर लिया, लेकिन अभी भी वोट कटुआ के रूप में वो अभी भी माने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 8 है ना। कहीं और भी ये कम से कम ये 25-30 तक संख्या जाती, तब ये माना जाता। पर 25-30 तो इतना 8 क्या, मुझे लगता है भाई समाजवादी पार्टी लाई थी कि नहीं? एक दौर में समाजवादी पार्टी 26-27 सीट लाई थी कि नहीं? अभी भी सारे मुस्लिम जितने कैंडिडेट आप जोड़ लें, ज़्यादा मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। भाई शिवसेना से भी 2 या 3 शायद जीत कर आए हैं, उबाटा से 2 जीत कर आए हैं। आप सना आई है, चंगेज़ मुल्तानी का बेटा आया है, कांग्रेस से आपने देखा ही आधी है। कप्तान भाई के दोनों परिवार के दोनों मुस्लिम हैं, असलम भाई के दोनों मुस्लिम हैं, है ना। नसीम भाई का बेटा है, 3 है असलम भाई के 2 नहीं 3, 2 घर वाले, एक और आई, एक और है, तो 2 जीते, 3 वहाँ पर है परिवार के ही अगर लिया जाए, और नसीम भाई के यहाँ से। तो ये सारे मुस्लिम चेहरे हैं ना। लेकिन एक मुस्लिम चेहरा, जैसा मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया कि वार्ड 75 वहाँ पर एक मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया गया, लेकिन लोगों को लगा कि ये बीजेपी का हार्डलाइनर कैंडिडेट है, ये आ जाएगा, तो लोग शिवसेना की तरफ मुड़ गए। तो अभी वो सेकुलरिज्म वाला मामला अभी तक बरकरार है। एक रणनीति ये है कि जो बीजेपी को हरा सके उसकी तरफ जाना है। हाँ, लेकिन जहाँ कुछ अपने समाज के मजबूत हैं तो उनके साथ बने रहना है, क्योंकि वो बीजेपी को हरा रहे हैं। हाँ। और तीसरा कि अपनी एक नई लीडरशिप, अपने समाज की एस्टेब्लिश लीडरशिप को खत्म कीजिए। और नई लीडरशिप तैयार कीजिए जो सिर्फ समाज की बात करे, ना कि वो एक जो सेकुलरिज्म वाला हिसाब है उसी एंगल में लीजिए, पढ़ने पे उनके साथ काम आए। माहौल बन रहा है अभी। बिल्कुल। अब नहीं तो कप्तान अगर पूरी की पूरी चलती। अब देखिए, अजित पवार की पार्टी है, भले नवाब मलिक साहब के चेहरे पर आए हैं, लेकिन 3 लोग उसके जीते हैं, तीनों मुस्लिम हैं। और अजित पवार की सरकार है बीजेपी के साथ, लेकिन उनका दाव सफल हुआ, अकेले लड़े। दाव उनको अलग लड़ाया गया या लड़े, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन
वो भी 3 जीत कर आए। तो इस तरह से हुआ है। अब जैसे इनका दामाद है नहीं जीता, उनका भाई है नहीं जीता, यानी वहाँ से लीडरशिप को अशरफ पे ज़्यादा भरोसा रहा या चंगेज़ मुल्तानी पे ज़्यादा भरोसा रहा। तो जो अबू आसिम कहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप आधी उन्होंने डेवलप की है, तैयार की है, उसमें तो आपके आसपास देख लीजिए, असलम शेख, मोहसिन हैदर के वाइफ जीती है, बेटा हार गया। तो एक मतलब सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा दिया है मुसलमानों ने, किसी को नाराज नहीं किया है सिवाय बीजेपी की। और बीजेपी अगर एक आध सीट दे देती ना ढंग से, तो बीजेपी का भी कैंडिडेट मेरा दावा है कि निकल जाती। लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को लोगों ने वोट दिया है, मुसलमानों ने, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बीजेपी एक सीट पाने के चक्कर में अपनी 10 गवा देती। तो वो पिछली बार मैंने यही कहा था कि वो चाहती तो है, मैंने कहा था ना, बीजेपी चाहती है, काम सब आपका करेगी, लेकिन भैया दूर से दूर आप रहो, नहीं तो ये मेरा जो बना बनाया है ये आप आकर एक मतलब दूध में आप नमक छिड़क देंगे, तो आपको छू के हम अछूत हो जाएंगे। हाँ, आपको छू के हम अछूत हो जाएंगे, नमक छिड़क दोगे मेरे उबलते दूध में। तो बेहतर है कि आप काम लीजिए ना हमसे। नहीं, कुल मिलाकर बातचीत का लबोलुआ भी निकला कि एक बड़ा संकेत इस है। और ये देखिए 2 नजरिया है इसका। इसे खतरनाक भी माना जा सकता है, इसे खतरनाक माना जा सकता है। किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति, इस देश का मिजाज जो है वो मिजाज आपका सेकुलरिज्म का है। उस सेकुलरिज्म के मिजाज में अगर कोई अड़ंगा आ रहा है तो वो देश के लिए घातक है। अगर इस तरह की लीडरशिप उभरनी शुरू हुई, शायद इसी तरह की स्थिति रही होगी जब 1947 वाली स्थिति में लोगों ने उसको वर्गलाया था। असदुद्दीन ओवैसी आज हैं, कल उसके बाद की लीडरशिप किस तरह की आई ये कहा नहीं जा सकता। आज वो देश का प्रतिनिधित्व ढंग से कर रहे हैं, कल को क्या होगा कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने लिए दर दर तलाश रहा है, हो सकता है कि कोई ऐसी ताकतें उनका इस्तेमाल कर ले जाएं कि वो एक अलग लाइन ले लें। तो ये जितना दूरी बढ़ेगी, ये दूरी बढ़ने वाली बात हुई ना, कि आप अपना नेतृत्व ले लिए, हम अपना लेते हैं, चलिए आइए मुकाबला करते हैं। और 80-20 का मुकाबला होगा फिर 80-20 में 80-20 का जब मुकाबला होगा तो ये देश के लिए घातक नहीं होगा। तो ये ट्रेंड घातक है। सेकुलर पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए और ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर ये 8, 10, 100 सीटें लेकर भी आप संतुष्ट हैं तो आप सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन कीजिए, एक मुआफिक मांग कीजिए कि इतनी सीटें दें। वो इतनी डिमांड कर देते हैं कि सेकुलर पार्टियां उसको फुलफिल नहीं कर पाती हैं, तो उनको अपनी दुकान लगाने का मौका लग जाता है। तो ये आने वाले दिनों के लिए ख़तरनाक संकेत है। इसे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। कोई एक पार्टी कर रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब और भी पार्टियां इस तरह के खेल करेंगी, देश की एकता हाँ और सेकुलर पार्टियों की अस्तित्व दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत है। और ये अगर अब भी नहीं जागे और सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करते रहे वो किसी भी कौम का, तो वो नुकसानदेह आने वाले दिनों में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत ही सार्थक चर्चा हम लोगों ने की खास करके, और एक जो लबोलुआब निकला कि एक खतरनाक संकेत या एक खतरे की घंटी है, इसे देखा गया। तो हो सकता है कि अभी तो खैर राजनीति है, राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हाँ, चुनाव खत्म हो गया है। तो चुनाव खत्म होने के बाद कम से कम ये जो भाव था जी, नफरत का जो भाव आता है या फिर आता है, वो कम से कम वो तो खत्म रहे। हाँ, लोग शांति से रहें, बेशक एक साथ जिए। एक साथ जीने में उसका मजा कुछ और है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है। तो आज के चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।